जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। ये जो क्लास है, ये चैप्टर है हमारा पाठ्यक्रम योजना और विकास, है ना। इसमें बेसिकली हम लोग कैसे करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है ना, कैसे उसका विकास होता है, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। पहले थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग 40-45 मिनट तक, फिर उसके बाद हम लोगों का 20 से 25 मिनट का टेस्ट होने वाला है। तो चलिए झारखंड बीएड एंट्रेंस की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पाठ्यक्रम योजना और विकास। सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता क्या है, ठीक है। पाठ्यक्रम कहते किसको है, ठीक है। देखिए पाठ्यक्रम का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। देखो पाठ्यक्रम जो है ना, एक संगठित योजना है, ठीक है। एक क्या है, संगठित योजना है, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, है ना, प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, सहगामी क्रियाएं और मूल्यांकन प्रणाली, ये सब कुछ शामिल है। तो बेसिकली पाठ्यक्रम कोई एक शब्द या नहीं है, या कोई एक स्टेप नहीं है, बल्कि पाठ्यक्रम योजना जो है, पाठ्यक्रम जो है, ये एक संगठित योजना है, जिसके अंदर में 3, 4, 5 तरह की योजनाएं शामिल है। बहुत सारी योजनाएं इसके अंदर में शामिल है। गुड मॉर्निंग सोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम एक संगठित योजना है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक विषय वस्तु का होना, आवश्यक विषय वस्तु होता है, शिक्षण विधियां होती है, सहगामी क्रियाएं होती है और मूल्यांकन प्रणाली होती है। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये आपका पाठ्यक्रम के अंदर में शामिल होता है। तो पाठ्यक्रम बेसिकली एक योजना है, एक संगठित योजना है, जिसमें ये 4-5 तरह की चीजें जो है उसके अंदर में शामिल होती है, ठीक है। एक बड़ी चीज है जिसके अंदर में ये 4-5 प्रक्रियाएं जो है ये शामिल होती है। पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक संगठित योजना है। पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक संगठित योजना है, जिसमें विषय वस्तु जो पढ़ाया जाएगा बच्चों को, वो विषय वस्तु रहेगा, शिक्षण विधियां रहेंगी कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, ये रहेगा शामिल, और सहगामी क्रियाएं रहेंगी उसके अंदर में, और मूल्यांकन प्रणाली भी इसके अंदर में आपका रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका पाठ्यक्रम का डेफिनेशन। देखिए पाठ्यक्रम जो है ये केवल पुस्तक के ज्ञान तक सीमित नहीं होता है, बल्कि इसमें व्यवहारिक अनुभव, जो डे टू डे लाइफ का अनुभव होता है, वो भी इसमें शामिल होता है, नैतिकता शामिल होती है, और सामाजिक गतिविधियां, समाज में जितने तरह की एक्टिविटीज होती है, ये सब कुछ इसके अंदर में शामिल होती है। तो पाठ्यक्रम बेसिकली सिर्फ किताब वाली ज्ञान नहीं होती है, बल्कि ये जो हमारा व्यवहारिक गुण है वो इसके अंदर में शामिल होता है, नैतिकता शामिल होती है, और सामाजिक गतिविधियों से जो अनुभव प्राप्त होते हैं वो भी पाठ्यक्रम के अंदर में शामिल होते हैं, ठीक है। अब एक सवाल इस पर आपसे मैं पूछ लेता हूं। क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम की सही परिभाषा कौन सी है। अगर पाठ्यक्रम की परिभाषा देने आपको बोले तो सही परिभाषा कौन सी है। ऑप्शन ए यहां पर कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों की सूची है। देखो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की सूची नहीं है, है ना। यहाँ कहता है केवल परीक्षा के लिए निर्धारित सामग्री है, कि परीक्षा में पास करने के लिए एक निर्धारित सामग्री को ही हम लोग पाठ्यक्रम कहेंगे, ऐसा नहीं है। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय वस्तु, शिक्षक जो विषय वस्तु पढ़ाएगा उसी को पाठ्यक्रम कहेंगे, ये भी डेफिनेशन हमारा सही नहीं है। लेकिन बी नंबर पढ़ते हैं, कहता है वह संपूर्ण अनुभव जो छात्र विद्यालय में प्राप्त करता है। हर वो अनुभव, हर वो एक्सपीरियंस, हर वो एक्टिविटीज जो छात्र विद्यालय के अंदर में करता है, वही एक्टिविटीज जो है वो आपका क्या कहलाएगा, पाठ्यक्रम का कहलाएगा, ठीक है। हर वो एक्टिविटीज जो स्कूल के अंदर में किया जाता है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। तो पाठ्यक्रम का सही डेफिनेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, वह संपूर्ण अनुभव जो छात्र विद्यालय में प्राप्त करता है। जो एक छात्र है वो विद्यालय में जो भी अनुभव प्राप्त करता है, उस अनुभव को हम लोग क्या कहते हैं, उसी अनुभव को हमारा पाठ्यक्रम कहते हैं। आगे आते हैं। देखिए आप सभी की तैयारी को बेहतर करने के लिए बिरसा मुंडा बैच 2 एक नई बैच लॉन्च हो चुकी है, और इसमें क्लासेस भी चल रही है ना। चलिए जो लोग भी आपके रिलेटिव में अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी फी बहुत कम रखी गई है, मात्र 399 रुपए में पूरा बिरसा मुंडा बैच आप यहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के घटक, कंपोनेंट ऑफ करिकुलम को देख लेते हैं। सही है सर जी। देखिए कौन कौन से घटक हैं। सबसे पहले जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसका एक अपना शैक्षणिक उद्देश्य होता है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिविटी होती है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं पाठ्यक्रम जब बनाते हैं, तो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसमें शैक्षणिक उद्देश्य होता है,
कौन कौन सा वो शैक्षिक उद्देश्य होता है, जैसे कि ये देखा जाता है कि बच्चा हमारा कितना जो उसकी मेंटल प्रिपेयरनेस है वो कितनी है ना, शारीरिक तौर पर कैसा है, सामाजिक विकास बच्चे का कितना हुआ होगा, ये सब कुछ देख करके ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। तो ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, पहला ये काम हो गया कि भैया शैक्षणिक उद्देश्य देखा जाता है। दूसरा है कि कंटेंट भी देखा जाता है, विषय वस्तु को देखा जाता है, इसमें पढ़ाई जाने वाली सामग्री शामिल होती है, और जैसे कि भाषा, गणित, है ना, विज्ञान आदि, ये सब कुछ जो है इसके अंदर में शामिल होता है पाठ्यक्रम के अंदर में। तीसरा जो है वो है शिक्षण विधि। ठीक है, पाठ्यक्रम के अंदर में टीचिंग मेथड्स पे भी ध्यान दिया जाता है, जैसे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई को प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो विधियां हैं, है ना, वो सब कुछ इसके अंदर में आती है। जैसे कहानी हो गया, समस्या समाधान विधि हो गया, प्रयोगशाला विधि हो गया, अलग अलग विधि जो है इसमें डिसाइड किया जाता है कौन सी विधि से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा मूल्यांकन प्रणाली, असेसमेंट सिस्टम। छात्रों की समझ और प्रदर्शन को मापने के लिए अलग परीक्षाएं ली जाती है, परियोजनाएं ली जाती है, गतिविधियां ली जाती है। तो ये सब कुछ जो है करिकुलम को डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखा जाता है। अब आते हैं कि भैया करिकुलम जब डिजाइन करते हैं पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? शिक्षक है, मूल्यांकन है, विद्यार्थी, या फिर विषय वस्तु है? तो याद रखिएगा कि पाठ्यक्रम, देखिएगा गौर से, है ना, कहते हैं कि पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है ना, शिक्षक है, मूल्यांकन है, विद्यार्थी या विषय वस्तु है। तो याद रखिएगा पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या हो जाएगा? विद्यार्थी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका सी नंबर, विद्यार्थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पाठ्यक्रम का डिजाइन और विकास, करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। देखो, पहली बात है कि आवश्यकताओं का आकलन। जो करिकुलम को डिजाइन करते हैं उस समय हम क्या करते हैं, हमारी क्या क्या आवश्यकता है उसका हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं। जैसे छात्रों की शैक्षिक क्या क्या आवश्यकता है, सामाजिक क्या आवश्यकता है, मानसिक आवश्यकता क्या है, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का डिजाइन करते हैं। डिजाइन के अलग अलग चरण हैं। जैसे यहां पर बात करें डिजाइन के 4 चरण के बारे में, उद्देश्य निर्धारित करना सबसे पहली है कि जब पाठ्यक्रम हम लोग डिजाइन करें तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, तो उद्देश्य निर्धारित करना, विषय वस्तु का चयन करना, है ना, कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए इसका चयन करना, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना कि हमें किस विधि से पढ़ाना है बच्चे को, इस बात का निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है। और मूल्यांकन प्रणाली की, बच्चे को जब पढ़ाएंगे तो किस तरह का मूल्यांकन, अलग अलग मूल्यांकन करने की विधि है, तो किस तरह का टेस्ट बच्चों का यहाँ पर लिया जाए, ये सब कुछ इसमें आता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सवाल है कि पाठ्यक्रम विकास के कितने प्रमुख चरण हैं, है ना, पाठ्यक्रम विकास के कितने प्रमुख चरण है? तो आप देख पा रहे हैं कि पाठ्यक्रम विकास के टोटल 4 चरण है। सबसे पहला चरण में है उद्देश्य, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा शिक्षण विधि, चौथा मूल्यांकन इसके अंदर में शामिल होता है। पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण है ना करिकुलम के। सबसे पहला है कि जब पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो ये विषय केंद्रित होता है। एक टाइप का करिकुलम होता है जो सिर्फ और सिर्फ विषय केंद्रित होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से विषय वस्तु को प्राथमिकता दी जाती है, जो सब्जेक्ट है ना उस पर ज्यादा बल दिया जाता है। जैसे गणित हो गया, जैसे यहां पर साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब क्या है, आपका विषय केंद्रित है, कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपका करिकुलम हो गया। दूसरा होता है कि विद्यार्थी केंद्रित करिकुलम, इसमें छात्रों की रुचि का ध्यान दिया जाता है, जरूरत कर अनुभव को ध्यान में रख करके इसको बनाया जाता है। तीसरा है इंटीग्रेटेड, जिसमें ये दोनों चीज शामिल होता है, तो विभिन्न विषयों को जोड़ करके पढ़ाया जाता है, जिससे व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा यहां पर मिलता है। क्लियर है? तो ये हुआ पाठ्यक्रम के डिजाइन करने के दृष्टिकोण की भैया, जब हम पहला दृष्टिकोण रहेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे, तो हमारा विषय केंद्रित काम करने का तरीका होगा। दूसरा है विद्यार्थी को ध्यान में रख करके डिजाइन किया जाएगा। तीसरा होता है इंटीग्रेटेड, अलग अलग सब्जेक्ट या जितनी सारी पहलू है सबको जोड़ करके इंटीग्रेटेड वे में जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाए। तो ये पाठ्यक्रम डिजाइन करने के अलग अलग दृष्टिकोण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक एकीकृत दृष्टिकोण है? कहते हैं केवल गणित या विज्ञान पढ़ाना, ये एकीकृत नहीं है। यहां पर कहता है केवल भाषा,
शिक्षण का अध्ययन देना, ये भी गलत है। और केवल भाषा में पुस्तकीय ज्ञान देना, तो देखो जितना भी केवल लगा होता है ना, ये ऐसे भी गलत हो जाता है आपका। तो तीनों ऑप्शन ऐसे कट गए। आंसर यहां पर हो जाएगा बी नंबर, कि एकीकृत पाठ्यक्रम के अंदर में सभी विषयों को जोड़कर पढ़ाया जाता है। एकीकृत का मतलब ही होता है कि सभी को जोड़ करके पढ़ाना। ठीक है, आइए कैसे लेसन प्लानिंग किया जाता है, कैसे पाठ्य योजना बनाया जाता है, इसको देखते हैं। देखो, पाठ्य योजना के अलग अलग उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाए। ठीक है, कि शिक्षण को, पढ़ाई लिखाई को व्यवस्थित कर दिया जाए और प्रभावी बनाया जाए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं। टीचर जब पढ़ाने आता है तो वो लेसन प्लानिंग क्यों करता है, ताकि उसका जो क्लास है वो व्यवस्थित रहे और काफी प्रभावी तरीके से वो बच्चों को यहाँ पर समझा सके। दूसरा है कि शिक्षक को विषय वस्तु को सही तरीके से प्रस्तुत करने में सहायता मिलता है। अगर लेसन प्लानिंग कर लिया जाए पहले ही कि बच्चों को क्या, कितना, कैसे पढ़ाना है, तो इससे क्या होता है कि विषय वस्तु जो पढ़ाने आया है टीचर, जिन चीजों को, जिस उद्देश्य को बच्चों के अंदर में डालना है, जो पढ़ाना है, उस विषय वस्तु को सही तरीके से प्रस्तुत करने में क्या होता है, सहायता मिलती है। नेक्स्ट हमारा छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को रोचक और सुगम बनाता है। अगर लेसन प्लानिंग कर लिया जाए पहले ही, तो बच्चा जो सीखता है ना, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों का सीखना, और काफी आसान हो जाता है। तो रोचक भी होता है और सुगम भी हो जाता है। नेक्स्ट है समय प्रबंधन को बेहतर यहाँ पर मौका मिलता है। जो टीचर पढ़ाता है, इससे समय बचता है टीचर का, है ना, जो टाइम मैनेजमेंट हो पाता है, क्लास इंटरेस्टिंग रहती है ना, सही तरीके से पढ़ाया जा सकता है, व्यवस्थित और प्रभावी तरीके से पूरी क्लास चलती है। इसलिए लेसन प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सवाल इसी पर कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, सवाल है आपसे कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। पाठ योजना जो लेसन प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लानिंग करना क्यों जरूरी है। ठीक है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को होमवर्क देने के लिए नहीं भैया, शिक्षक की सुविधा के लिए, है ना, या फिर मूल्यांकन से बचने के लिए। देखो, हर तरह की पढ़ाई में मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, तो मूल्यांकन से कभी भी नहीं बचना है। तो ये ऐसे भी नहीं होगा। शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं होता है। तो पाठ्य योजना बेसिकली क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि पढ़ाई को प्रभावी बनाया जा सके। लेसन प्लानिंग इसीलिए करते हैं ताकि पढ़ाई को जो है वो क्या किया जाए, प्रभावी बनाया जा सके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। हमने लेसन प्लानिंग सीख लिया कि लेसन प्लानिंग कहते हैं किसको, लेसन प्लानिंग के क्या फायदे हैं। ठीक है, पाठ्य योजना क्यों तैयार करना चाहिए, पढ़ाने से पहले बच्चों को, ये पूरी किताब है, लेकिन पढ़ाना जो बच्चों को, जो लेसन है, उस चैप्टर में क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है ना, पढ़ाने के दरमियान में कौन कौन से क्वेश्चन कराए जाए, ये जो प्लानिंग पहले ही टीचर बैठ करके 2-4 घंटे कर लेता है, फिर वो 1 घंटे पढ़ाने आता है। 1 घंटे पढ़ाने के लिए 2-3 घंटे बैक हैंड में काम करता है टीचर, तैयार करता है लेसन को। यही चीज जो है ना लेसन प्लानिंग कहलाता है। अब लेसन प्लानिंग के अलग अलग टाइप हैं। पहला है डेली लेसन प्लान। ठीक है, कि रोज का लेसन प्लानिंग, आज क्या पढ़ाएंगे, कल क्या पढ़ाएंगे, परसों क्या पढ़ाएंगे। तो एक दिन के लिए तैयार की जाने वाली जो विस्तृत योजना होती है उसको डेली लेसन प्लान कहते हैं। फिर होता है कि भैया सप्ताह, 1 सप्ताह का जो टारगेट होता है उसको जो तैयार करते हैं उसको साप्ताहिक पाठ्य योजना बोलेंगे। और यहां पर किसी पूरे यूनिट या चैप्टर की योजना जब बनाई जाती है उसी को यूनिट पाठ्य योजना कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार थे। कहते हैं सबसे विस्तृत पाठ्य योजना कौन सी है, तो याद रखिएगा कि यूनिट पाठ्य योजना जो है सबसे विस्तृत होती है। दैनिक नहीं होगा, साप्ताहिक नहीं होगा, मासिक नहीं होगा। ठीक है, मासिक तो कोई मैंने बताया नहीं आपको कि मासिक पाठ्य योजना होती है। एक तो दैनिक होता है, एक होता है 1 सप्ताह में कितना पढ़ाना है, और उससे भी बड़ा जो पाठ्य योजना होता है वो है यूनिट वाइज। एक यूनिट के अंदर में कई सारे चैप्टर होते हैं। ठीक है, और एक यूनिट पढ़ाने में आपको 4 दिन में भी हो सकता है और 40 दिन भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि वो यूनिट कितना बड़ा है। ठीक है, तो उसमें महीनों गुजर जाएंगे। तो पूछा जाएगा भाई सबसे विस्तृत पाठ्य योजना कौन सी है, तो यूनिट पाठ्य योजना है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मूल्यांकन के प्रकार को। हम देखो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हम क्या पढ़ रहे थे, है ना, हम ये पढ़ रहे थे, है ना, यहां पर। ठीक है, अब हम मूल्यांकन की प्रणाली को देखने जा रहे हैं। तो चलिए मूल्यांकन के प्रकार को देखते हैं। देखिए, मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। सबसे पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। 2 तरह का असेसमेंट होता है, एक होता है फॉर्मेटिव, दूसरा होता है सम्मेटिव।
फॉर्मेटिव असेसमेंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतरिम मूल्यांकन, अंतरिम मूल्यांकन, और दूसरा है समापन मूल्यांकन। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखो, अंतरिम मूल्यांकन के अंदर में, अंतरिम मूल्यांकन के अंदर में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला सतत मूल्यांकन जो है इसके अंदर में शामिल होता है। जैसे जब पढ़ा रहे होते बच्चों को उसी समय ये मूल्यांकन होता है, आंतरिक मूल्यांकन। क्या है ये? आंतरिम है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जब क्लास चल रही होती है, जब पढ़ाई चल रही होती है, तो बीच बीच में जो मूल्यांकन होता है कि बच्चा जो क्या सीखा। अगर हम आधे घंटे पढ़ाए, बच्चा क्या सीखा, जैसे मैं आपको इतना पढ़ाता हूं, फिर मैं 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करा देता हूं, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर में फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो आंतरिक मूल्यांकन है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला सतत मूल्यांकन इसके अंदर में आता है। जैसे क्विज करा देना, मौखिक प्रश्न जो है, टीचर पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही सवाल खड़ा कर दिया, अरे खड़े हो जाओ, है ना, ये बताओ कि अभी जो ये बताए थे इसके बारे में कौन, ये है क्या, कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह का कुछ पूछ लिया, या बोला कि अभी जो बताओ, हम जो आपको ये बताए मूल्यांकन के बारे में, तो मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा खुल के बताओ। तो बच्चा खड़ा होता है और मौखिक तौर पर वो जवाब देता है। ठीक है, तो ये इस तरह का जब मूल्यांकन आप बीच बीच में कर रहे हो कि आपका जो श्रोता है, सुनने वाला व्यक्ति, वो कितना सुन रहा है और कितना समझ रहा है, तो इसको आंतरिक मूल्यांकन बोलते हैं। एक होता है समापन मूल्यांकन, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ा देते हो या पूरा यूनिट पढ़ा देते हो, उसके बाद जब यूनिट खत्म होने के बाद जब लेते हो, तो उसको हम लोग समापन मूल्यांकन बोलते हैं। जब पूरा सिलेबस पढ़ा दिए, जैसे साल में एक बार जो वार्षिक परीक्षा होती है, ये आपका समापन मूल्यांकन होता है। बोर्ड की जो परीक्षा होती है, ये आपका क्या है? समापन मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन के प्रकार देख लिए हम लोग। अब आते हैं भैया, आंतरिक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? कौन सा आंतरिक मूल्यांकन है? ये पहला वाला जो मूल्यांकन है, ये आंतरिक मूल्यांकन है। कहते हैं कि छात्रों को अनुशासित करना है, शिक्षण के दौरान प्रगति को मापना है, केवल अंतिम परीक्षा के लिए अंक प्रदान करना है। यहां पर केवल लग गया तो करेक्ट, गलत हो गया। गृह कार्य को जांचना है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, छात्रों के अनुशासित करना है, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, की शिक्षण के दौरान प्रगति को मापना है, कि जब पढ़ा रहा है टीचर, तो बच्चा में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। पढ़ाते वक्त जब बच्चा को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, यही चीज तो चेक किया जाता है आंतरिक मूल्यांकन के अंदर में। तो शिक्षण के दौरान प्रगति को मापना जो है, यह होता है आंतरिक मूल्यांकन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है प्रभावी मूल्यांकन के मानदंड। देखो, कोई भी मूल्यांकन जब हम करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। सबसे पहली चीज कि वो जो मूल्यांकन है वो वैलिड है या नहीं है। जो मूल्यांकन करने के लिए हम जा रहे हैं, जो टेस्ट ले रहे हैं, वो टेस्ट वैलिड है या नहीं है। टेस्ट में जो बात होनी चाहिए, जो सवाल होनी चाहिए, उस ढंग से है या नहीं है। तो क्या मूल्यांकन सही विषय को जांच रहा है, जो चीज जांचना चाहिए। दूसरा है कि जो मूल्यांकन हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है, उसकी क्या विश्वसनीयता है, क्या परिणाम बार बार समान आ रहे हैं क्या, है ना, क्या उसकी ऑब्जेक्टिविटी है मूल्यांकन की, है ना, मूल्यांकन निष्पक्ष है या नहीं है, ये भी देखना होगा, है ना, समग्रता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है या कि नहीं, क्या ये छात्रों की संपूर्ण क्षमताओं को जांच पा रहा है कि नहीं जांच पा रहा है। ये सब कुछ जो है एक प्रभावी मूल्यांकन के मानदंड होते हैं। मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? सबसे मेन चीज, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि बच्चा परीक्षा में अच्छा अंक लाए, छात्रों की समझ का मूल्यांकन पता चले, शिक्षकों की पदोन्नति कर सके। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसी बहाने टीचर का रैंक बढ़ जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभिभावक जो है वो खुश हो जाए, संतुष्ट हो जाए, इसलिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कि छात्रों की समझ का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि छात्र कितना सीखा है, कितना समझा है, उस चीज पर होता है। तो इसका इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, ये पूरा थ्योरी आपका खत्म हो गया। थ्योरी हमने किया, साथ साथ क्वेश्चन किया, थ्योरी किया, क्वेश्चन किया। ठीक है, अब जो मुझे लगता है इस चैप्टर के आसपास जो सवाल बनते हैं, उसको एक जगह जमा हमने कर दिया है। कुल मिलाकर के 8 प्रश्न हैं, जो 2024 से 2019 के बीच में झारखंड बीएड में इस चैप्टर से इस रिलेटेड, इस चैप्टर से लिंक है, कहीं कहीं दूर दूर तक लिंक है। ये मत कहना कि सर आप जो पढ़ाए एकदम वही 8 प्रश्न वहां से तो नहीं है, बाहर है ये प्रश्न। ठीक है, तो मैं जो पढ़ाया एक बेसिक थ्योरी पढ़ाया आपको, एक बेसिक समझ के लिए चीजें पढ़ाया आपको।
ठीक है, जो चैप्टर नेम था हमारा पाठ्यक्रम योजना और विकास, उसकी जो बेसिक थ्योरी हो सकती थी वो पढ़ाया। सवाल जब भी आएगा तो ऐसा नहीं कि जो बेसिक है वहीं से आएगा, सवाल इधर उधर से भी आएगा। इतनी प्रैक्टिस हम लोग क्यों करते हैं? 25 क्वेश्चन इस पर करेंगे, हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम योजना और विकास के इर्द गिर्द जो सवाल आए हैं, वो 8 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, वो कौन कौन से सवाल हैं जो 2024 से 19 के बीच में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी तैयारी के लिए ये 8 प्रश्न। ठीक है, आप पीवाईक्यू तो देखते ही हो, लेकिन यहां पर जब पढ़ रहे होते हैं और बीच में आ जाए उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो फिर बहुत मजा आता है। चलिए आइए देखते हैं कि झारखंड बीएड एंट्रांस एग्जामिनेशन के अंदर में झारखंड बीएड का ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड 2024 से 2019 के बीच में जो 8 प्रश्न है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है आपका, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 21वीं सदी के कौशल शब्द का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं 21वीं सदी का कौशल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पारंपरिक रटने की विधि। ये बताओ, जब कहते हैं 21वीं सदी का कौशल, तो क्या ये पारंपरिक होगा? रटने की बात होगी? नहीं। पुरानी शैक्षिक प्रथाएं, 21वीं सदी जब कह रहे हैं तो मतलब कुछ नयापन की बात कर रहे हैं, ये तो होगा नहीं। फिर कहता है पुरानी, फिर से पुरानी बात ही कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 21वीं सदी का मतलब कुछ नया, आधुनिक, मॉडर्न। तो कहते हैं कि आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता, है ना, ये सब जो है 21वीं सदी के कौशल के अंदर में आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नंबर 1 का आंसर बी होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग फूल, प्रियंका, सोनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सावधानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में पूछा है? सावधानी में। और ये कब का पूछा हुआ प्रश्न है? 2024 में आया, लास्ट ईयर ही पूछा गया प्रश्न। ठीक है, डेली नहीं होगी सोनी, जब बीच बीच में होगी मैं कराता रहूंगा, कम से कम वीक में 3 दिन होगा। ठीक है, चलो टेंशन ना लो, सारा कवर करा देंगे आपको। बचे हुए चैप्टर अगले 20 दिनों के अंदर में, 25 दिनों के अंदर में सारा हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम से 15 दिन पहले ही खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कीजिए। ये क्वेश्चन कहता है कि सावधानी के बारे में कौन सा कथन जो है यहां पर सत्य है? सावधानी के बारे में कौन सा कथन यहां पर सत्य है? कहते हैं कि इसमें पिछली गलतियों पर ध्यान देना शामिल है, यह विचलित सोच को प्रोत्साहित करता है। सावधानी कभी विचलित सोच को प्रोत्साहित करेगा क्या? यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है, यह तनाव के स्तर को बढ़ाता है। सावधानी कभी भी तनाव के स्तर को नहीं बढ़ाता है, विचलित सोच को आगे नहीं बढ़ाता है। इसमें पिछली गलतियों पर ध्यान देना शामिल है, सावधानी में पिछली गलती पर नहीं, बल्कि सावधानी का मतलब है कि जो वर्तमान क्षण है उसमें केयरफुल्ली और जागरूक होकर के काम करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सावधानी का मतलब है यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलो सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यह भी 2023 का पूछा हुआ सवाल है झारखंड बीएड के अंदर में। झारखंड बीएड का 2023 का इस चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल बन सकता है कि परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? यानी मूल्यांकन के बारे में। अभी जो इतनी देर तक आप मूल्यांकन पढ़ रहे थे ना, वही चीज है, परीक्षण लिखा या मूल्यांकन लिखा, एक ही बात है। तो कहता है कि परीक्षण के लिए या मूल्यांकन के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय कि हमारा जो टेस्ट होगा वो कैसा होना चाहिए। जब हम मूल्यांकन की पूरी रणनीति बना रहे होंगे टेस्ट लेने के लिए बच्चों का, तो उसमें निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? हमको क्या पूछा है? बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विषय पर, देखो विषय पर तो ध्यान देना होगा। पढ़ा रहे हैं इंग्लिश और टेस्ट ले रहे हैं मैथ का, तो फिर होगा नहीं। ठीक है, तो ये विषय पर ध्यान, कहता है किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? कहता है विषय पर नहीं देना चाहिए, गलत बात है। निर्देशात्मक उद्देश्य पर, यह भी गलत बात है।
प्रश्नों के प्रकार पर, यह भी गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस पर नहीं देना चाहिए, शिक्षण समय पर, कि बच्चे को कितना देर तक पहले पढ़ाया गया, इस बात पर नहीं देना चाहिए, लेकिन इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, झारखंड बीट का ये प्रश्न है। करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रियंका, अंकु कुमारी, नौशबा परवीन, बहुत बढ़िया। करते हैं इस क्वेश्चन को। कहते हैं शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम, जो स्कूल्स वगैरह हैं, शैक्षिक संस्थान कहने का मतलब जो विद्यालय है, विद्यालय का जो सिलेबस है वो डैश पर आधारित होना चाहिए। विद्यालय का जो सिलेबस है वो किस चीज पर आधारित होना चाहिए, तो याद रखिएगा कि ये सिद्धांत और अभ्यास पर, सिद्धांत और अभ्यास दोनों पर आधारित होना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो पाठ्य पुस्तक होता है, बुक होता है, बुक पाठ्य पुस्तक, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसको तो बड़ी आसानी से आप लोग बना लेंगे, इजी है। 2022 में पूछा गया सवाल है, पाठ्य पुस्तक या बुक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। 5वां नंबर में याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करना, शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए सामग्री, परीक्षाओं के लिए आधार, ये नहीं होगा, शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा एक शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है उसको पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, है ना, सिलेबस के आधार पर एक मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है बुक। ठीक है, आंसर होगा 5 का ए। अगला क्वेश्चन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये तो आप लोगों ने किया होगा। देखो 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का कम्युनिकेशन। अभी दोनों कम्युनिकेशन आपका आएगा। 2 कम्युनिकेशन होता है, एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है इंटर। एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंटर, दोनों में अंतर है। यहाँ इंट्रा लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रश्न है, ये जो कम्युनिकेशन का टाइप है, ये है इंट्रा, INTRA, ये इंट्रा है, इंट्रापर्सनल। इंट्रा स्वयं के लिए होता है, स्वयं के लिए, और इंटर जब होता है तो वो दूसरों के लिए, दूसरों से बात करना। जब हम अपने मन में स्वयं से बात करते हैं उसको इंट्रापर्सनल स्किल कहते हैं या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कहेंगे कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार करना। नहीं जी, दूसरे से करेंगे तो उसको इंटरपर्सनल बोलेंगे। स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की क्या होती है, महसूस करने की या शामिल होती है, महसूस करना शामिल होता है। तो इंट्रापर्सनल होता ही है स्वयं से, तो बी नंबर तो इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। फिर भी सी पढ़ लेते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। और डी नंबर में केवल बी और सी। तो मुझे जो लग रहा है यहां पर प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, ये भी करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, यह प्रेरणात्मक होती है, हाँ, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, यह अस्थायी होती है, यह सीखी जाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा यह अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अस्थायी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं समायोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, समायोजन की प्रक्रिया आखिरी सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समायोजन की प्रक्रिया क्या है, गतिशील होती है। आंसर होगा 8 का बी नंबर। अब चलिए वो 25 प्रश्न जो प्रैक्टिस क्वेश्चन इस चैप्टर के हमें करने हैं उसको कर लेते हैं। आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन का। चलिए पच्चीस प्रश्न जो आपको करने हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है कि पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सिलेबस है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो जहां पर केवल केवल है वो सब गलत है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर।
छात्रों का समग्र विकास। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र का समग्र विकास करना। कोई दिक्कत? एग्री हो सभी लोग? आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के प्रमुख घटक में क्या शामिल नहीं है? प्रमुख घटक में, पाठ्यक्रम के घटक में जाओगे, क्या शामिल नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य शामिल है, विषय वस्तु शामिल है, मूल्यांकन प्रणाली, ये तीनों शामिल है। जब पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उद्देश्य को देख ध्यान में रखा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट का बना रहे हो ये डिपेंड करता है, और कैसे टेस्ट लिया जाए ये भी पाठ्यक्रम के अंदर में आता है। लेकिन पाठ्य पुस्तक की कितनी लंबाई होनी चाहिए ये नहीं आता है। तो आंसर इस तरह से क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। पूछ रहा था कि पाठ्यक्रम के प्रमुख घटकों में क्या शामिल नहीं है, तो बी नंबर शामिल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होता है? किस प्रकार का पाठ्यक्रम जो है वो विद्यार्थी केंद्रित होता है? तो याद रखिएगा, गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें एक्टिविटीज बहुत सारा होगा वही तो बच्चा परफॉर्म करेगा, एक्टिविटीज करेगा। एक्टिविटीज जिसमें ज्यादा होगा वो हमारा विद्यार्थी केंद्रित होगा। तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का इंटीग्रेटेड एकीकृत दृष्टिकोण है? पाठ्यक्रम का एकीकृत दृष्टिकोण कौन सा है? पाठ्यक्रम का एकीकृत दृष्टिकोण, एकीकृत में क्या होता है? सभी विषय को जोड़कर पढ़ाया जाता है। अभी बताए थे इंटीग्रेटेड वे में, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होता है पाठ्यक्रम का, उसमें हम लोग सभी विषय को जोड़ करके पढ़ाया जाता है। आंसर बी होगा। पाठ्य योजना बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? पाठ्य योजना क्यों बनाते हैं? शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए, छात्रों को अधिक गृह कार्य देने के लिए? नहीं भैया। लेसन प्लानिंग क्यों करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले लेसन प्लानिंग समझाए थे जब थ्योरी पढ़ रहे थे। शिक्षकों को आराम देने के लिए नहीं, केवल मूल्यांकन करने के लिए। यहां केवल शब्द लगा हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा पाठ्य योजना शिक्षण को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए लेसन प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे विस्तृत पाठ्य योजना कौन सी है? बड़े साइज की पाठ्य योजना, तो ये यूनिट पाठ्य योजना है, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही क्वेश्चन किया था सेम। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का, परीक्षा में अच्छा अंक लाना। हम लोग क्यों एग्जाम लेते हैं? ताकि बच्चा अच्छा अंक ले आए। छात्रों की समझ, या शिक्षक की पदोन्नति, या फिर अभिभावक कितना संतुष्ट है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मूल्यांकन हम लोग छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, आंतरिक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? ये बीच में पढ़ाते पढ़ाते बीच में लिया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं छात्र को अनुशासित रखने के लिए, शिक्षण के दौरान प्रगति को मापने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। आंतरिक मूल्यांकन है ये। एक होता है समापन मूल्यांकन जो लास्ट में लिया जाता है, साल के अंत में। कहते हैं कि पाठ्यक्रम विकास का पहला चरण कौन सा है? कोई भी पाठ्यक्रम जब करिकुलम बनाया जाएगा तो पहला चरण क्या? मूल्यांकन होगा। ये आखिरी चरण होगा। शिक्षण विधि का निर्धारण, ये बीच का चरण होगा। पाठ्य पुस्तक का चयन करना, ये बाद का होगा। लेकिन उद्देश्य निर्धारित करना, कोई भी पाठ्यक्रम अगर आप बनाएंगे तो पहले उद्देश्य कि हमें क्या करना है वो चीज होना चाहिए इसके अंदर में। चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली के लिए क्या आवश्यक है? प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली यानी एक ऐसा टेस्ट आप बनाना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। ठीक है, क्या उसमें लिखित परीक्षा लेंगे? यहां पर लिखा है केवल वर्ड, जब भी केवल होता है वो ऐसे ही गलत हो जाता है। यहां पर कहता है केवल, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर केवल है, ये भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा बी नंबर। कि प्रभावी मूल्यांकन के लिए यथार्थता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए और समग्रता होनी चाहिए टेस्ट के अंदर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षण विधियों में कौन सा तरीका शामिल नहीं है? शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रश्नोत्तर, सिर्फ पाठ्य पुस्तक का अध्ययन। ये जो सिर्फ लगा है ये ऐसे भी गलत हो गया। तो याद रखिएगा शिक्षण विधि में व्याख्यान, प्रयोगशाला और प्रश्नोत्तरी ये खूब चलता है,
लेकिन पाठ्य पुस्तक का अध्ययन जो है ना, केवल ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास के कितने प्रमुख चरण हैं? तो बताए थे पाठ्यक्रम विकास के 4 प्रमुख चरण हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद किया जाता है? समापन मूल्यांकन कौन सा है? समापन मूल्यांकन, हाँ, मूल्यांकन पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद किया जाता है। सतत नहीं होगा, प्रारंभिक नहीं होगा, आंतरिक नहीं होगा, आंतरिक तो बीच में लिया जाता है, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा समापन मूल्यांकन। समापन मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन है जो सिलेबस खत्म होने के बाद लिया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सिलेबस का इंपॉर्टेंट घटक क्या है? 14वां नंबर सवाल। तो आंसर हो जाएगा कि पाठ्यक्रम में सबसे इंपॉर्टेंट घटक है विद्यार्थी। इसी को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। ठीक है, अरे बहुत पहले हो जाएगा प्रियंका। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना, अभी तक मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। पाठ्य योजना के कितने प्रमुख भाग होते हैं? जो लेसन प्लानिंग किया जाता है उसमें प्रमुख भाग कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें 4 प्रमुख भाग होते हैं। कहता है शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? जो शैक्षणिक उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाया जाए और उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या उद्देश्य होता है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, उसको बोलते हैं शैक्षणिक उद्देश्य। कैसे पूरा कर सकते हैं? बच्चे को रट रटा के पढ़ा के कर सकते हैं, केवल परीक्षा लेकर के, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ा करके नहीं, बल्कि व्यवहारिक अनुभव और क्रियाएं, एक्टिविटीज करवा करके हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का सबसे उपयुक्त प्रकार कौन सा है? सबसे बढ़िया प्रकार। देखो, जितना केवल वाला है पहले इसको काट दो। संकीर्ण बहुत, मतलब ये भी बहुत छोटी बात कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा कि पाठ्यक्रम लचीला और समावेशी होना चाहिए। आंसर 17 का बी नंबर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एनसीएफ 2005 का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यही चीज पूछा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक वर्ड है एनसीएफ। एनसीएफ, व्हाट डू यू मीन बाय एनसीएफ? एनसीएफ है क्या चीज? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इफेक्टिव वे में पढ़ाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज है? शिक्षक का ज्ञान, शिक्षण विधियों का सही उपयोग, पाठ्य पुस्तकों की संख्या, परीक्षा प्रणाली। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, शिक्षण विधियों का सही उपयोग। प्रभावी शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा कि टीचर किस विधि से पढ़ा रहा है, ये सबसे ज्यादा सटीक होगा। तो आंसर हो जाएगा 19 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक मूल्यांकन किसे कहा जाता है? आंतरिक मूल्यांकन के बारे में बताए थे कि जब बीच में पढ़ाते बढ़ाते क्वेश्चन किया जाए तो उसको आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सतत मूल्यांकन को आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर। ठीक है, चलिए 5 और प्रश्न बचे हुए हैं। 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है हमारा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा तरीका सही है? इफेक्टिव बनाने के लिए। जितना केवल वाला है पहले इसको कट कर दीजिए आप। आंसर होगा छात्रों की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखना। पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा तरीका सही है? तो छात्रों की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाठ्यक्रम विकास का दृष्टिकोण नहीं है? कोई एक है जो पाठ्यक्रम जब तैयार करते हैं उसका दृष्टिकोण नहीं है। देखो, विषय केंद्रित होता है, गतिविधि केंद्रित होता है, विद्यार्थी केंद्रित होता है, लेकिन परीक्षा केंद्रित नहीं होता है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी के 2-3 सवाल बचे हुए, कर लेते हैं इसको। पहले भी क्लास हुआ है, आपको वीडियो मिल चुका होगा। ठीक है, 3-4 चैप्टर जो पहले हो चुका था वो आपको एज ए रिकॉर्डेड दे दिया है, क्योंकि एग्जाम करीब था तो आप उसको तैयार कीजिए। सेम ही चीज़ है, तो दोबारा नहीं पढ़ाने वाले हैं। बाकी बचा हुआ जो चैप्टर है वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सोनी कहते कौन सा मूल्यांकन परीक्षा से पहले किया जाता है? कौन सा मूल्यांकन जो छूटा हुआ है ना, बिरसा मुंडा बैच 1 में और 2 में, दोनों में कंबाइन चल रहा है। ठीक है, कहते कौन सा मूल्यांकन परीक्षा से पहले किया जाता है? परीक्षा से पहले किस तरह का मूल्यांकन होता है? याद रखिएगा, प्रारंभिक मूल्यांकन। तो आंसर हो जाएगा 23 का ए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाएं
किस उद्देश्य से जोड़ी जाती है? जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, सिंगिंग है, डांसिंग है, परफॉर्मिंग है, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, जो खेलना है ना, ये सब कुछ इसके अंदर में आता है ना। तो सहगामी क्रियाएं जो है वो किस उद्देश्य से जोड़ी जाती है सिलेबस के अंदर में? क्यों इसको ऐड करते हैं भाई? अच्छे अंक लाने के लिए तो नहीं करते होंगे, केवल है तो इसको कट कर दीजिए। शिक्षकों को व्यस्त रखना है, ये भी गलत बात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रों के समग्र विकास के लिए। ठीक है, समझ में आया? अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो जो भी झारखंड बीएड वाले बच्चे हैं उन तक शेयर कर दीजिए आप, उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, YouTube पर भी इसकी रिकॉर्डेड आ जाएगी। कहते हैं मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ जो है वो क्या है? मूल्यांकन का सबसे बड़ा लाभ जो है वो क्या है? तो छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की समझ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर। तो इस तरह से 25 वो प्रश्न जो इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उसको हमने किया। आपका जो सिलेबस था, आपका जो चैप्टर था वो था आपका पाठ्यक्रम योजना और विकास। पहले इसकी थ्योरी पढ़ा सब, फिर इसके बाद हमने जो इस चैप्टर के आसपास पूछे गए प्रश्न थे 8 उसको किए, फिर हमने सारा का सारा यहाँ पर क्वेश्चन किया। ठीक है, जो 25 क्वेश्चन था उसको किया, है ना। आप सभी के लिए बिरसा मुंडा बैच 1 आई थी। बैच 1 में एडमिशन बंद है, चूंकि बैच 1 पहले से फुल है, तो बैच 2 लाया गया है आप सभी के लिए। एक नई बैच बिरसा मुंडा बैच 2, जिसके अंदर में जो झारखंड बीएड की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर होगी, नोट्स दिए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर होगा, है ना। लगभग यहाँ पर 3 से 5 टेस्ट का एक टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे। इसके अंदर में 2024 से 19 के सभी टाइप के वे प्रश्न होंगे और वैलिडिटी यहाँ से 1 साल तक आपको मिलेगा। और ये बैच की फी, जहां पहले बैच 1 499 का था, अब इसको कम करके नई बैच जो आई है मात्र 399 रुपए में इसको लॉन्च किया गया। तो 399 रुपए में पूरा बिरसा मुंडा बैच 2 ले सकते हैं और झारखंड बीएड की पूरी सिलेबस को यहाँ से पढ़ करके रिवाइज कर सकते हैं कई बार, और टेस्ट वेस्ट लगा करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं, है ना। पूरा अलग अलग फैकल्टी है, रीजनिंग के अलग टीचर है, इंग्लिश के अलग टीचर हैं, और मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। 4 ही सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनेशन में। पेड कोर्स में जाएंगे कहीं पर आपको यहाँ पर देखिएगा, कहीं पर आपको बिरसा मुंडा बैच 2 मिलेगा। बैच 2 बिरसा मुंडा का बैच 2 मिलेगा। उस बैच के नीचे बाय नाउ का बटन होगा, बाय नाउ कीजिए, पे ऑनलाइन कीजिए, और यहाँ से आपको 399 रुपये कटेंगे फोन पे गूगल पे के माध्यम से। कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और माई कोर्स में यहाँ पर कोर्स आपका आ जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है, ये नंबर रख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका यूट्यूब पर, ठीक है, या ऐप पर हैं तो आप इसको लिख लीजिए, आप अपने दोस्तों को दे दीजिएगा। वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके स्कैनर मांग लेंगे और स्कैनर मिलते ही पेमेंट करके 399 का बिरसा मुंडा बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले चैप्टर के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे से रिवाइज करते रहिए। जो रीजनिंग वगैरह पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, और बिरसा मुंडा बैच 2 में रीजनिंग शुरू ही हुआ है तो वहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, और अभी क्लासेस चलेंगी अगले 1 महीने तक, है ना, 30 दिन तक क्लासेस चलेंगी आपकी, तो आपको घबराना नहीं है। एग्ज़ाम से पहले सारा कुछ कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।